So music listening is very casual. No seriousness, and that's why music making is also casual. Every rehearsal the song was improving. जैसे एक ही बुलेट और एक ही टारगेट है, और उस टाइम का म्यूजिशियन सब पारंगत, सब पंडित जी। तो इतना रिहर्सल होने के बाद पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं होती थी, नोटेशन इतना बाय हार्ट हो जाता था गाना। हाय, आई एम प्रज्ञेश पडुलेकर। रिसेंटली हमें कॉलेज में एक प्रोजेक्ट दिया था टू मेक अ डॉक्यूमेंट्री, सो आई चोज टू मेक इट ऑन म्यूजिक। बीइंग अ म्यूजिक कंपोजर एंड अ म्यूजिक लवर, मुझे कई दिनों से जो अभी का म्यूजिक है उसमें कुछ चीज़ें मिसिंग लग रही थी, विच वॉज देयर इन द प्रीवियस एरा, लाइक द गोल्डन पीरियड ऑफ म्यूजिक इंडस्ट्री। हालांकि वो टाइम पे इतना डिफिकल्ट था टू प्रोड्यूस म्यूजिक दैट देयर वाज ओनली वन ट्रैक, one mic and one take. So I thought to create a documentary on this subject. Has advancement in technology affected the creativity in music? और इस प्रोसेस में I got an opportunity to meet various stalwarts in this music industry. और उनसे मुझे कई सारी नई नई चीज़ें सीखने को मिली. Instead of limiting this project to just a college documentary, I thought to open it out for the entire public. Because it will benefit everybody, the musical artists, the music learners, the music lovers, everybody. So opening it out for all of you. Extinction of an era. एक्चुअली हम जब बात कर रहे हैं टेक्नोलॉजी कैसी इवॉल्व हुई, 1903 में पहले गौहर जान करके सिंगर थी, उसका पहले रिकॉर्डिंग हुआ था। EMI करके जो ब्रिटिश कंपनी है, उसके इंजीनियर्स यहाँ पे आए थे और उन्होंने इतना बड़ा, जैसे भोपू रहता था बड़ा स्पीकर जैसा, उसके अंदर में ज़ोर से चिल्ला के ही गाना पड़ता था। अभी हम जैसे मिक्स करते हैं ना, इतने सारे ट्रैक बनाए बाद में मिक्स करेंगे, वो टीडीएस तो है ही, और प्लस उतना अच्छा बैलेंस नहीं आएगा जितना हम टेक के टाइम में ऑटोमेटिकली हमको जो बैलेंस आता था। पहले माइक रहते थे, एक माइक पे सब, मतलब बजाने वाले सिंगर्स है वो 50-60 होते थे, तो बैलेंस करना रिकॉर्डिंग इंजीनियर को और म्यूजिशियंस को, दोनों को करना पड़ता था। एक तो क्या है कि हम उनको कहते थे कि भाई आप बजाने वाले हो, लेकिन आप यहाँ पे बैठो, जब आपका एक्चुअल सोलो आने वाला है तो यू हैव टू कम फॉरवर्ड टू द माइक एंड प्ले एंड देन अगेन गो बैक, लाइक अ फ्लूटिस्ट, ही हैज टू कम क्लोजर एंड देन गो बैक, बट अदरवाइज ही इज सिटिंग देयर इफ ही इज प्लेइंग विद एवरीबडी एल्स ऑल्सो। सो दोज थिंग्स दे हैव टू मैनेज देमसेल्व्स। दूसरी बात है कि वो उनका दूर से भी जो पिकअप आएगा वो किस हिसाब से अच्छा आएगा, और माइक के जो पोलर पैटर्न्स होते हैं, मतलब जिसमें किस हिसाब से वो कलेक्ट करता है, उसका स्टडी सबका सही होता था। सो यू कैन यूज दोज पोलर पैटर्न्स एंड कीप द म्यूजिशियंस लाइक वाइज एंड देन रिकॉर्ड। सो बेसिकली इट वॉज रिकॉर्डिस्ट एंड म्यूजिशियंस देमसेल्व्स, इट वॉज अ सिनर्जी बिटवीन देम। तो पहले के ज़माने में, क्योंकि वी डिड नॉट हैव, आई एम टॉकिंग ऑफ 60s में भी, 60s और अर्ली 70s, तब उस ज़माने में बिकॉज वी डिड नॉट हैव दिस पंच इन फैसिलिटी, ट्रैक सिस्टम्स नहीं थे हमारे पास। तो जब ट्रैक सिस्टम नहीं थे तो सब एक साथ आके पहले प्रैक्टिस करने थे, और जब प्रैक्टिस चलने का तब अंदर मिक्सिंग कंसोल पर उस ज़माने में हमारे यहाँ पे एक वाइट पेंसिल्स हुआ करती थी। वाइट पेंसिल से हम मिक्सर के ऊपर मार्किंग करने के, तो वो जो मार्किंग होने का उसके हिसाब से वी यूज टू डिसाइड। कभी कभी म्यूजिशियंस को बोला, क्योंकि माइक तो एक ही होने का, तो एक माइक के ऊपर सोच लीजिए अगर 4 या 5 सोलोइस्ट काम कर रहे हैं, तो वो सोलोइस्ट का जहाँ पे मेन पीस है वहाँ पे उसे माइक के तरफ आगे आना है, जहाँ पे उसे बैकग्राउंड है वो पीछे जाने का। तो ये जो, क्योंकि उसी ट्रैक के ऊपर कई सारे सोलोइस्ट थे, सो एक अगर उसको मैंने यहाँ से कम कर दिया सब कम हो जाएंगे, तो वो उसका काम था। तो म्यूजिशियंस वेयर लाइक फेडर्स, तो म्यूजिशियन खुद अपने आप को आगे पीछे नीचे मार्किंग करके, दैट्स हाउ पूरा दिन उनके रिहर्सल के साथ साथ साउंड इंजीनियर्स के भी रिहर्सल्स चलने की, एंड दे यूज्ड टू गेट द परफेक्ट साउंड। दोपहर के बाद देन द सिंगर्स यूज्ड टू कम एंड देन उनके साथ फिर रिहर्सल हो जाएगा। अच्छा, कमाल की बात ये थी
कि एवरी रिहर्सल द सॉन्ग वाज इम्प्रूविंग, बिकॉज हर म्यूजिशियन उसको अपना पार्ट समझने का, लोगों का पार्ट समझने का, एक साथ मिलके उन लोगों की दे हैड अ गिव एंड टेक ऑफ थॉट्स, और उस हिसाब से द सॉन्ग यूज्ड टू प्रोग्रेस। उनके साथ रिहर्सल होने के बाद फिर शाम को फाइनल टेक होने का, वो स्टार्ट टू एंड वो लोग प्ले कर रहे हैं, और तब तक मिक्सिंग कंसोल पे एवरीथिंग इज सेट। सो मिक्सिंग ऑलरेडी हो चुका है व्हेन दे आर रिकॉर्डिंग इट नाउ, तो वही लेवल पे सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है, एंड दिस वाज द फाइनल टेक। इसमें कोई रीटेक की यानी पंचिंग की गुंजाइश नहीं थी। अगर एक भी गलती होती है इंसान से, जो भी म्यूजिशियन हो, मान लीजिए अगर भगवान ना करे उसके एंड लास्ट के 8 बार में 10 बार में गलती हो गई, तो वो गलती के लिए दे यूज्ड टू गो बैक एंड रिकॉर्ड द होल सॉन्ग अगेन। तो म्यूजिशियंस काफ़ी अलर्ट हुआ करते थे कि हमारी गलती की वजह से 150-200 लोग हमारी तरफ देखेंगे कि अरे तूने क्या कर दिया। तो ये जो चीज़ थी, ये इस चीज़ का बहुत ज़्यादा एहसास उन दिनों म्यूजिशियंस में था। आगे जाकर जैसे ट्रैक सिस्टम आ गए, फिर कंप्यूटर्स आ गए, नाउ पंच इन फैसिलिटी है। अगर एक हाथ कोई नोट गलत हो गया, एक हाथ कोई पीस गलत हो गया, वो अलग ट्रैक पे हुआ करता था। तो म्यूजिशियंस को कहीं पे ये पता होने का कि अगर गलती हो गई तो रीटेक होगा। तो एक मैं हमेशा कहता हूँ, जब तक व्हेन यू हैव द फियर ऑफ गॉड यू परफॉर्म गुड। तो उसी तरह का ये कुछ मामला है कि अगर आपको पता है कि रीटेक नहीं हो सकता, तो आप बहुत ज़्यादा अच्छा कॉन्सेंट्रेशन, अच्छा फोकस के साथ काम करते हो कि हमें वो बेस्ट ही देना है। जब आपको पता है ठीक है यार गलती हो गई, हमको वापस एटीकेटी है और एक मार देंगे, तो अगर जब वो आता है पीपल टेंड टू गेट रिलैक्स। पहले तो यही था कि चलो ट्रैक्स आ गए तो ट्रेक वापस हो जाएगा, फिर कंप्यूटर्स आ गए, फिर प्लगइन्स आ गए। अब तो ये कि एक हाथ सुर गड़बड़ हो गया तो मेलोडॉइन या ऑटो ट्यूनिंग से आप उसको खाली सही कर सकते हो। तो म्यूजिशियन की भी ज़रूरत नहीं, एक बार से बजा के चला गया, हम लोग बाद में लेटर ऑन मिक्सिंग के पहले हम लोग उसको प्रोसेस कर सकते हैं, उसको ट्यून में ला सकते हैं। एवरीथिंग कैन बी डन ऑन अ कंप्यूटर। तो उससे मुझे ऐसा लगता है कि कहीं पे, नॉट ऑल, देयर आर सम वेरी गुड म्यूजिशियंस इन द इंडस्ट्री, बट मेनी ऑफ द म्यूजिशियंस दे हैड अ लेड बैक। और मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा मीडियोक्रिटी आ गया म्यूजिशियंस के कैलिबर में, ऐसा मुझे लगता है। दैट्स माय पर्सनल ओपिनियन। पहले के ज़माने में रिकॉर्डिंग होता था, वो उसका स्किल एक अलग था, क्योंकि हमारे पास जैसे एक ही बुलेट और एक ही टारगेट है तो लगना ही चाहिए, मतलब उसमें दूसरा ऑप्शन नहीं होता था। पहले क्या होता था कि एक माइक में पूरा रिदम सेक्शन बैठते थे, मतलब उसमें तबला भी आ गया, ढोलक भी आ गया, सब एक माइक में, और ऐसे उसका बैलेंस होता था। आज आपको हर इंस्ट्रूमेंट को 2 माइक है, तो वो तो फ़र्क हो गया अभी, क्योंकि अभी चैनल्स ज़्यादा हो गया, तभी ऐसा इतना नहीं हुआ करता था। लेकिन आप देखेंगे कि पुराने गाने में एक ढोलक बजा हुआ है और उसका साउंड इतना बढ़िया है कि आज हम लोग इतना इक्विपमेंट लगाने के बाद में भी वो साउंड नहीं आते, क्योंकि आज हम लोग डिजिटल कर रहे हैं। लेकिन वो जो पहले का जो उसका जो बूस्ट होता था, वो अभी कहाँ से मिसिंग है थोड़ा। ऑटो ट्यून मेलोडाइन तो अभी निकला है, तभी तो कुछ नहीं था। आशा जी का गाना सुनने, लता जी का गाना सुनने, क्या क्या गाना, रफ़ी साहब क्या क्या, मेलोडाइन तो है नहीं, तो क्या क्या देखे। और किशोर दा जब गाते थे, किशोर दा जब हॉल में पहुँचते थे तो हम लोग सब म्यूजिशियन लोग प्रैक्टिस करते थे। हम तो बोलता था पंचम क्या सुर क्या है, दादा सी है, वहाँ से इतना सुर लगाते थे हम लोग हॉल में, इतना सब म्यूजिशियन के बीच में उनका वॉइस इतना आता था। उस ज़माने में काम करने का तरीका अलग था, आज के जैसा नहीं था। आपके 50 म्यूजिशियन हैं, 2 सिंगर हैं, तो एक साथ काम करते थे हम लोग। लेकिन काम शुरू होने से पहले, मतलब टेक जाने से पहले, सिंगर के घर पे 3-3 बार जाते थे गाना सिखाने के लिए। रणजीत स्टूडियो के सामने 2 हॉल थे, और वहाँ पे अगर आपके 50 म्यूजिशियन हैं, 2 सिंगर है, तो 50 म्यूजिशियन का रिहर्सल वहाँ होता था।
90 म्यूजिशियन है तो इतना बड़ा हॉल होता था, उनके साथ 3-3 रिहर्सल, सिंगर के घर पे जाके 3-3 रिहर्सल होती थी और बाद में टेक होता था। टेक में हम जाते थे तो 9 बजे हमारा टाइमिंग होता था म्यूजिशियन का, 11 बजे सिंगर्स आते थे और वहाँ से तब तक मतलब 9 से 11 तक 8-8, 10-10 रिहर्सल होती थी। जब गाने वाले आते थे तो उनके साथ रिहर्सल होती थे, 5-6 रिहर्सल उनके साथ, मतलब कहाँ गाना उठना है, कहाँ क्या करना है वगैरह। फिर उनको अंदर भेजते थे और रिकॉर्ड इसके लिए 3 से 4 रिहर्सल होती थी। ये सब होने के बाद फिर रिकॉर्डिंग में जाते थे हम, चलो टेक नंबर 1। तो इतना रिहर्सल होने के बाद पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं होती थी, नोटेशन इतना बाय हार्ट हो जाता था गाना। मतलब कंप्यूटर टेक्नोलॉजी और ऑडियो टेक्नोलॉजी कन्वर्ज हो गए। ज़्यादातर कंप्यूटर टेक्नोलॉजी ओवर पावर कर गई, बिकॉज दैट इज़ सिंपलर टू डू थिंग्स। सो जिसको कंप्यूटर आता है वो रिकॉर्डिस्ट बन गया, इस टाइप का काम हो गया। कोई EQ करना, EQ यानी क्या कि कोई पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसीज बढ़ानी है या घटानी है, किसी वॉइस को शार्प करना है। HUI जो होते थे इंटरफेसेस, वो ऐसे थे कि आप देख सकते हो कि आपने इसको शार्पनेस बढ़ा दिया। यू कैन सी दैट, यू कैन एडिट थिंग्स, यू कैन एक्चुअली सी द वे फॉर्म, यू कैन एडिट। सो हुआ ये, हम पहले जब टेप पे एडिट करते थे तो हम सुनते थे और टेप हेड पे हम ऐसा पूरा घिस के निकालते थे पॉइंट ये है, और फिर दूसरा पॉइंट ले जाके उसको भी घिस के देखते थे ये बीट है, और फिर उन दोनों को काट के फिर उन दोनों ज्वाइन करते थे, फिजिकल ज्वाइन मारते थे। यहाँ पे तो कुछ नहीं, आप करो, नहीं हुआ तो आप अंडू करो, फिर से दूसरे ज्वाइन पे करो, ऐसा करते जाते थे। अभी क्या हुआ कि ये पूरी टेक्नोलॉजी, एडिटिंग हो या प्रोसेसिंग हो, ये सब आइज बेस्ड होगी, आप देख के कर रहे हो। यू आर रिकॉर्डिंग नॉट विथ ईयर्स बट विथ आइज, दैट वाज द मेजर चेंज। और वो ये हुआ कि फिर कोई म्यूजिक कंपोजर भी कर सकता है, आपकी क्या ज़रूरत नहीं है, उसको भी मालूम है कि ऐसा करना है। सो देर इज अ लॉट ऑफ composers and engineers who are doing things now, but basically they are not supposed to know all the technologies and all the things. Actually, the way the earlier engineers used to record the things, बड़ा स्टूडियो होता था और पूरा का पूरा रिकॉर्डिंग होता था, बहुत सारे माइक लगा के। they used to be too much of cross talk between them, that rhythm is leaking into this mic, ये उसकी वजह से एक ओवरऑल फील आता था बड़ा। अभी क्या हुआ, हमारे यहाँ पे ज़्यादा ट्रैक नहीं होते थे, 24 इज़ मैक्सिमम। सो यहाँ पे तो क्या ट्रैक का सवाल ही नहीं है। कंप्यूटर बेस्ड में ट्रैक बहुत सारे हैं और आपको करना कुछ नहीं है, आपको जितने चाहिए उतने ले लो, टेक भी जितने चाहिए उतने ले लो। तो फिर ठीक है, हम एक आदमी को रिकॉर्ड करते हैं। तो स्टूडियो साइज जो है वो फ्यू स्क्वायर फुट हो गया, वेयर एज इट यूज टू बी फ्यू हंड्रेड्स ऑफ स्क्वायर मीटर्स, यू कैन से, जो बड़े बड़े स्टूडियो थे। तो अभी क्या हुआ कि हमारे को कुछ एयर नहीं मिलती वो उसके साथ में। इट्स ऑल एक छोटा से कमरे में एक आदमी गा रहा है या बजा रहा है और उसका माइक एकदम से क्लोज है, जैसे मेरा माइक क्लोज है। सो यू गेट अ क्लोजनेस टू द थिंग एंड यू डोंट गेट एयर विथ इट, इट इज़ नॉट रिच इनफ। सो दैट काइंड ऑफ रिकॉर्डिंग हैज कमिंग इन नाउ, दैट एवरीथिंग इज साउंडिंग इन योर फेस। अभी क्या हो रहा है कि एक छोटा सा कमरा है, एक तबले वाले को बुलाया तो तबले वाले को माइक उसके घुसा दिया, एकदम से उधर में लग दिया है आधे फुट पे, तो वो तबला एकदम पावरफुल आ गया। तो पावरफुल सुनने का आदत आ गया क्योंकि माइक वहाँ से लगा सके। तब हमारा थोड़ी तबले के वहाँ पे माइक लगाते थे, तबला तो दूर रहता था, माइक यहाँ पे रहता था। सो एक्चुअली दिस क्लोजनेस ना क्लॉस्ट्रोफोबिक हो गया, ऐसा आप बोलो। सो जो वो चीज़ ना हो तो आपको अपने आप वो अच्छा फील आता है। रूम भी ना इतने डेड कर देते एकॉस्टिक लगा के,
you don't get any reverberation or any feel to the whole thing. It's all dead, you know. प्रोसेसिंग करके हम उसमें रिवर्ब डालते हैं. मुझे एक किस्सा याद आ रहा है. नौशाद जी का मुग़ल आज़म का गाना था. 100-150 म्यूजिशियंस महबूब में था, सब अंदर भरा पड़ा है. अभी कोरस वाले को 100 लोगों को बुलाया, 50 लड़के 50 लड़कियाँ. जिंदाबाद जिंदाबाद दे 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 डा डा दे डा, वो ऐसा गाना था उसका कुछ. तो अभी वो उनको कहाँ खड़ा करने का, ऐसा नहीं था कि ये होने दो उसके बाद कोरस का डबिंग करेंगे, ऐसा फैसिलिटी नहीं थी. तो क्या करें, तो ऊपर चढ़ने का जो महबूब में स्टेयर केस थी, तो वहाँ पे 150 लोगों को खड़ा किया और वहाँ एक माइक लगा दिया और गाना हो गया. आज किसी को बोलो कि ये बाहर खड़े रहो के रिकॉर्ड हुआ है तो सच्चा नहीं मानेगा वो. तो ऐसा मतलब बहुत करना पड़ता है. राम लक्ष्मण का होता था तो बाथरूम में खड़े किए दे दिया कोरस को, क्योंकि जगह ही नहीं है. आपके म्यूजिशियन इतने हैं तो, लेकिन अपने को इफेक्ट चाहिए और एक ही शुरू से लेके एंड तक करना ही पड़ता है. तो उनको बाथरूम में खड़ा कर दिया 15-20 आदमी को. तो ऐसा मज़ा भी आती थी, सीखने को भी मिलता था, सब मज़ा आते थे. हम हमारे ईयर्स को कम वापरते हैं और आइज़ के साथ काम करते हैं और हम सोचते हैं ये मैंने किया बराबर है. जैसे मैंने हमारे को शार्प करना है, अरे हाँ शार्प बढ़ा दो तो दिखता है हमें ग्राफ, तो हम हो जाते किया मैंने तो शार्प हो गया. लेकिन कितना शार्प हो गया, मैंने इतना करूँ कि नहीं, ये क्या है. एक कान के हिसाब से उसको सोच के करने का भी कोई है नहीं. इट्स ऑल यू वॉच एंड यू डू इट. आर्टिस्ट को स्पेशली ये फ़र्क पड़ गया उसमें कि दे हैव बिकम कॉम्प्लेसेंट, द परफॉर्मर्स, यू नो. उनको मालूम है कि मैं बाद में इसको और एक बार टेक करूँगा, बाद में इतना ये करूँगा. टेक तो छोड़िए, अभी तो एक एक लाइन नहीं, एक एक शब्द करते, एक मतलब तुम मुझे भुला ना पाओगे, ये है तो मुझे सिर्फ भुला लेने का है. सिर्फ भुला क्या लेने का, तो पूरा गाना तो गाओ यार. लेकिन लोगों को ऐसा आदत हो गया, बाकी सब बराबर लग रहा है, सिर्फ भुला करने का. हमने अभी गाना किया था आशा ताई के साथ. तो आशा ताई के साथ गाना करते हो ये था कि अगर एक वर्ड गलत हो तो वो पूरा अंतरा करने की, जो हमें बड़ा अजीब लगा. आजकल कोई करता नहीं, अगर एक वर्ड गलत उतना ले लो यार, ऐसा हो जाता है. सो आई थिंक एक लीड बैक एटीट्यूड आ गया कि हम उन्हें पता है टेक्नोलॉजी कैन सपोर्ट अस. कई बार ये होता है हर गाने के बाद ये होता है कि यार इसको थोड़ा ऑटो ट्यून करवा देना. क्यों ऑटो ट्यून करवा देना? वाई यू नीड ऑटो ट्यून कैन बी यूज फॉर वेरी जहाँ पे गलती से रह गया हो. लेकिन अगर आप उसके ऊपर डिपेंड होकर अगर आप गाओगे, यू विल नेवर गिव योर 100%. कि आजकल क्या हुआ है कि इट्स ऑल अबाउट मार्केटिंग एंड बिजनेस. तो हम लोग एक्चुअली ऑडियंस के ऊपर भी हम लोग बहुत ज़्यादा हिट कर रहे हैं. वॉट एवर वी वॉन्ट टू सक्सीड, सक्सेस इज मार्केटिंग ड्रिवन. तो हो ये रहा है, हम लोग जो दे रहे हैं वो ऑडियंस सुन रहे हैं और ऑडियंस को जो चाहिए वो हम लोग दे रहे हैं. इस तरह के कैश 22 हो गया कि ये चल रहा है इसको बनाओ, और वो चल रहा है इसलिए क्योंकि हम लोग उसको बना रहे हैं. तो ये एक चीज़ समझनी पड़ेगी. लेकिन होता ये है कि जैसे आप देखिए कोई भी बड़ी फिल्म अगर रिलीज होती है तो सारे मल्टीप्लेक्स के सारे शोज बुक किए जाते हैं. तो इवन इफ इट्स नॉट अ गुड फिल्म, ऑडियंस वीकेंड निकालना है वहाँ पे जाके देख लेते हैं. अभी इसके लिए आप ऑडियंस को जिम्मेदार ठहराओगे या मूवी वालों को? सिर्फ ऑडियंस जो जाके फिल्म देख रही है वीकेंड के ऊपर, उसके ऊपर फिल्म का धंधा तो हो रहा है, बट फिल्म मेकिंग ऐसे सफ़र हो रहा है. वैसे ही म्यूज़िक का है. हम लोग जो आज गाने बना रहे हैं वो गाने शायद 1 महीने के लिए चलते होंगे, रेडियो पे वो हैमर कर करके वो गाने चलते हैं. बट इन द लॉन्ग रन म्यूज़िक का बहुत बड़ा नुकसान होता है एंड इवन द ऑडियंस इज़ नॉट रियलाइजिंग इट. अगर आजकल बीट्स अच्छे लग रहे हैं, कॉर्ड्स अच्छे लग रहे हैं, अलग किस्म का आवाज़, गिटारिंग्स, पियानो, इलेक्ट्रिक पियानो आ रहा है, ये अच्छा लग रहा है. सूफी आवाज़ के काफ़ी गाने आ गए. लेकिन आज के ज़माने में जो फिल्म में गाने आते, कितने गाने आपको लगता है कि किशोर कुमार या मोहम्मद रफ़ी साहब गा सकते थे? सारे सूफी आवाज़ ही लग रहे हैं मुझे उसके अंदर, मोस्ट ऑफ देम. तो आई थिंक म्यूज़िक का ये कंप्लीट ट्रैक चेंज हो गया है. उस टाइम में एक तबला सीखने का ना दिन ना सो त्रिताल 3-4 साल ना दिन में लगा देते थे गुरुजी लोग.
समझे ना, तबला सीखने को बहुत टाइम लगता था। अभी तो सब कंप्यूटर पे सिखाते हैं। हमारे ज़माने में म्यूजिशियन का काम ही था म्यूज़िक प्रोड्यूस करना, तो वो रियाज़ किया करता था। इट्स लाइक दिस, आज मेरे बेटे की एग्ज़ाम है तो एग्ज़ाम के लिए पढ़ाई कर रहा है, अगर उसको उसको फ़ायदा होने वाला है वो नहीं करेगा पढ़ाई। तो ये बहुत क्लैरिटी से हम लोग कह सकते हैं कि रियाज पे इफेक्ट हुआ है बिकॉज ऑफ द कंडीशन ऑफ द इंडस्ट्री। आज अगर मैं रियाज करूँ तो मुझे उससे कुछ घर पे मेरी रोटी भी तो आनी चाहिए, तो वो नहीं हो रहा है। तो जैसे पहले के ज़माने में म्यूजिशियन, उन लोग को राजाश्रय था, राजा उन्हें संभालने का, फिर लोकाश्रय आ गया, लोग संभालने को लगे। अब दे आर बस उन्हें दे आर लेफ्ट टू नो वन, उनके पास कोई उनका वाली नहीं है, क्योंकि आजकल सब कुछ जो है वो कंप्यूटर क्रिएट कर रहा है और कंप्यूटर पे बैठे हुए चंद कुछ अच्छे प्रोग्रामर्स है, वेरी गुड प्रोग्रामर्स, बट जैसा मैंने कहा, एक प्रोग्रामर जो सितार प्रोग्राम करता है उसे सितार का रियाज नहीं पता, सितार की बारकाई या नहीं पता। जो सारंगी प्रोग्राम कर रहा है वो सारंगी में क्या क्या और आ सकता है, ये एक सारंगी ही आपको बता सकता है, जिसने 40 साल से उसका रियाज किया हुआ है। अफसोस कि वो चीज़ हम लोग कहीं पे खो रहे हैं। एज ए सेड, साउंड्स मिल रहे हैं, नॉलेज नहीं मिल रहा है हमें। वो इतना कंसंट्रेशन करके अभी के बच्चे लोग में वो थोड़ा सा मैं कम पाता हूँ, और कुछ नहीं। बहुत ही बढ़िया सब लोग बजा रहे, और हम लोग से भी अच्छा बजा रहे। अभी सब न्यू जनरेशन फास्ट है, हमारे से फास्ट है, लेकिन थोड़ा सा ये जो कंसंट्रेशन का जो है अभी, हाँ चलो आ जाएगा, अभी हो जाएगा, ये अभी वो जो है वो पहले हम लोग में नहीं था, वो आज है थोड़ा, और इतना ही फ़र्क, और कुछ नहीं। कंप्यूटर आया तो आपके पास बहुत सारे ट्रैक मिलने लगे। पहले 16 मिलते थे, 32 मिलते थे, अभी तो जितना चाहे उतना कर लो आप, ऐसा हो गया। और लेकिन मैं बोलूँ कि मेरे को फ्लूट वाला चाहिए, तो फ्लूट वाला बोलता मेरे को 10 बजे सुबह टाइम नहीं है, मैं 12 बजे आऊँगा, चलेगा क्या? तो चलेगा, बोलना ही पड़ता था। तो 10 बजे अभी कौन है, देखो सितार वाला मिलता है क्या, रिदम वाला कोई मिलता है क्या, साइड रिदम वाला, ऐसा ढूंढ ढूंढ के हम लोग एक गाना जो पहले 4 घंटे में होता था तो आजकल 4 दिन में जाता है, चालू ही रहता है। मतलब आज ये नहीं आ रहा है, वो नहीं आ रहा है, कोरस परसों मिलेगा, ये होगा वो होगा करके। तो जो 4 घंटे में पुराने ज़माने में काम होता था वो आज 4 दिन में होता है। और एंड तक संगीतकार को, मतलब म्यूज़िक डायरेक्टर को पता नहीं चलता है मेरा गाना कैसा होगा। तो एक जगह अपन बोलते हैं कि साइंस की प्रगति हो रही है, ये हो रहा है, हो रहा है, लेकिन दूसरी जगह सिंगर रियाज करना बंद हो गया, गाना सीखना बंद हो गया है। जो घर पे जाके गाना सिखाते थे हम, कोई आता नहीं। कभी है रिकॉर्डिंग 2 तारीख को, कितने बजे, 3 बजे, तो वो सिंगर 3 बजे वहाँ पहुँच जाता है, बोलता नहीं कि मैं घर पे आता हूँ, मेरे को गाना सिखाओ। ये सब निकल गया अभी, तो बहुत बुरा लगता है। मतलब जैसे मैंने कहा, उस ज़माने में सारे लोग साथ में बैठकर एक रूम के अंदर सब लोग परफॉर्म किया करते थे, तो उसमें एक एनर्जी थी, एक गिव एंड टेक था जो सब लोग का आपस में। आजकल क्या होता है कि अगर फ्लूट वाला आकर बजा रहा है तो उसे नहीं पता वो गाना क्या है, उसे नहीं पता उसमें और क्या इंस्ट्रूमेंट्स आने वाले। वो शायद 2 दिन के बाद आके वॉलिन बजाएगा, 3 दिन के बाद आके रिदम बजाएगा, 1 दिन के बाद आके फीमेल सिंगर गाएगी, 2 दिन के बाद आके मेल सिंगर। नो वन नोज व्हाट द अदर वन इज डूइंग। पहले के ज़माने क्योंकि इट वाज ह्यूज स्टूडियो, ऑल वर टुगेदर, तो उनमें एक गिव एंड टेक था, उसमें एक इंटेलेक्चुअल क्रिएटिव डिस्कशन हुआ करता था, और उससे इट यूज टू बेनिफिट द सॉन्ग। एंड आई थिंक दैट इज़ लैकिंग इन टूडेज टेक्नोलॉजिकल ट्रैक सिस्टम, जिसे हम कहें। उसके अच्छी चीज़ें भी है, द कंप्यूटर्स हैव गिवन अस अ लॉट ऑफ स्टफ जो हमारे हाथ खोलते, लेकिन आई थिंक जितना दिया है उससे ज़्यादा लिया है, ये मेरा अपना पर्सनल मानना है। कंप्यूटर कैन क्रिएट एवरीथिंग एक्सेप्ट द ह्यूमन इंटेलिजेंस। आई डोंट थिंक ह्यूमन इंटेलिजेंस कंप्यूटर बना सकता, आर्टिफिशियल ही रहेगा वो, इट विल नॉट बी द नेचुरल इंटेलिजेंस ऑफ ह्यूमन बीइंग। अगर आज के जनरेशन के लोगों को अगर पूछे तो बहुत कम लोगों को स्वरलीन पता होगा, या बहुत कम लोगों को तार शहनाई पता होगी, बहुत कम लोगों को सुर बहार पता होगा, बहुत कम लोगों को दिलरुबा पता होगा। बट ये सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स एक ज़माने में थे और ये यूज़ हुआ करते थे। आज ना वो इंस्ट्रूमेंट्स रहे, ना वो म्यूजिशियंस रहे, वी डोंट हैव पीपल हु कैन प्ले दोज इंस्ट्रूमेंट्स। तो ये एक बहुत बड़ा लॉस हुआ है इंडस्ट्री का। हम लोग ने ये सब इंस्ट्रूमेंट के साउंड्स आपको मिल जाएंगे आज कंप्यूटर के अंदर, वो साउंड्स कैद हो गए, लेकिन वो बजाने का जो एक उसका नॉलेज था, वो बजाने का जो रियाज था, वो रियाज ये लोग अपने साथ लेके चले गए।
एंड वी डोंट हैव दैट विद अस। तो हमारे पास हार्डवेयर बचा हुआ है, सॉफ्टवेयर चला गया हमारे हाथ से। तो ये एक बहुत बड़ा लॉस इंडस्ट्री का हुआ है। वी डोंट हैव दिलरुबा प्लेयर। दिलरुबा प्लेयर आज इंडस्ट्री में कोई भी नहीं है। बहुत गिने चुने अच्छे सारंगी प्लेयर्स हैं, बहुत एक आध या दो सरोदिया है जो सरोद बजा सकते हैं। ये सारे दिलरुबा तो गुल, आई मीन सुरभार नहीं है, रावण हत्ता बहुत कम लोग बजाते हैं। ये इंस्ट्रूमेंट्स आज नहीं है हमारे पास, और वो मेरे ख्याल से ये इंडस्ट्री की सबसे बड़ी हानि है। ऐसा है। तो म्यूजिशियन लोग को तो फर्क तो नहीं पड़ा, लेकिन पहला सब म्यूजिशियन एक साथ में आते थे, एक साथ में बजाते थे, एक मज़ा आता था। आजकल वो नहीं है, अलग अलग अपना बजाते चले जाते हैं। और उस टाइम का म्यूजिशियन सब पारंगत, सब पंडित जी, एक से एक। किसी को जैसे अभी मनोरदा सैक्सोफोन और फ्लूट बजाते थे, वैसे तो अभी सुनने को मिलता ही नहीं वो टोन, समझे ना। हरि जी, शिव कुमार जी संतूर बजाते थे, भूपेंद्र जी गिटार बजाते बहुत अच्छा, दिलीप नायक गिटार बजाते थे। दिलीप नायक ने कौन सा बजाया मालूम है? तीसरी मंजिल का गाना सुना है R.D. बर्मन का? ये दिलीप नायक ने बजाया। दिलीप नायक तो उसका टॉप म्यूजिक तो गिटारिस्ट था उस टाइम। उसके बाद भूपेंद्र जी थे, उसके बाद गोरख भी बहुत अच्छा बनाते थे। अभी मारुति राव कीर, जिसने R.D. बर्मन, S.D. बर्मन का सब रिदम का उन्हें काम किया। तबला इतना अच्छा बजाते थे, उनका तो बात ही नहीं। और उनका गुरु भाई था रिजराम जी और इकबाल खान। तो इकबाल खान कभी कभी बोलता था, मारुति जी जिधर रियाज करते थे ना बैठ के, वो बैठने का जगह सब गड्ढा हो गया था, नीचे गया था, ऐसा रियाज करते थे वो, रात भर दिन भर ऐसा प्रैक्टिस करता। ऐसा कौन करता है अभी? बोले अभी कौन? अभी मेरा एक इधर R.D. बर्मन के यहाँ बजाते थे, ट्रोम्बोन बजाता है वो, उसका नाम ब्लास्को है। तो ब्लास्को, तेरा कोई स्टूडेंट बना ना, तो इतना अच्छा बजाता है तो कोई तो होना चाहिए ना। तो वो लोग वो क्या बोला ब्लास्को ने, अभी कौन सीखता है? ट्रोम्बोन कोई सीखता है? अभी कोई सीखता ही नहीं। ठीक है, करेक्ट है। कीबोर्ड, अक्सर कीबोर्ड ही, क्योंकि अभी कंप्यूटर पे सब आ गया है, हाँ? लेकिन वैसा गिटार तो अभी तक बजेगा नहीं, फिर भी काम चला रहा है। अभी आप देखिएगा, एक ज़माने में जब महबूब स्टूडियो में प्यारे भाई की रिकॉर्डिंग चलने की, तो मुझे जो हम लोग सुनते हैं लोगों से, तो उस वक्त उनका जो पियानो था वो महबूब स्टूडियो का परमानेंट रेसिडेंस में था। वो वहीं पे गड़ा रहने का वो पियानो, और वहीं पे वो। आजकल स्टूडियो में पियानो होते नहीं, ये पियानो हमें मिलता नहीं स्टूडियो के अंदर मैक्सिमम। सब कीबोर्ड से ही होता है, सिंथेसाइजर से। पियानो के साउंड्स आ गए हैं कंप्यूटर्स के अंदर, दुनिया भर के पियानो के साउंड्स आ जाते हैं, लेकिन ये जो प्लेइंग है, जिसका पेडलिंग, ये जो अकॉस्टिक का साउंड है वो आपको नहीं मिलता। ये जो आता है, ये जो अकॉस्टिक का साउंड है, ये आज आपको नहीं मिलता। इसका माइकिंग भी शायद नहीं आएगा आजकल के इंजीनियर्स को, कि माइकिंग कैसे होते हैं। ड्रम्स का रिकॉर्डिंग बहुत कम होता है आजकल, सब कुछ इज़ प्रोग्राम्ड। तो अगर ड्रम सेट लगाया जाए तो उसका जो माइकिंग होता है वो अपने आप में इट्स स्कूल ऑफ साउंड इंजीनियरिंग। तो आई रियली फील ये सब हम लोग मिस करते हैं। कई बार स्ट्रिंग सेक्शन हम जब कहते हैं तो बहुत कम लोगों को ये चीज़ अभी शायद पता होगी कि स्ट्रिंग सेक्शन सिर्फ वायलिन्स नहीं होते थे, उसमें अलग अलग पार्ट्स बजने के, वायलिन्स के अलग पार्ट थे, वियोलास के अलग पार्ट थे, चेलोस के अलग पार्ट्स थे, एक ज़माने में डबल बेस था उसके साथ, ये सब मिलकर स्ट्रिंग सेक्शन बनने का। आजकल वायलिन्स के, स्ट्रिंग्स के नाम पे हम सिर्फ वायलिन्स प्ले करते हैं, बहुत कम गानों में हमें चेलो या वियोलास के पार्ट्स सुनाई देते हैं। ब्रास सेक्शन में ट्रोम्बोन्स था, बसून्स थे, कई सारे इंस्ट्रूमेंट्स जिसको हम लोग मिल के ये आपस में अपने अपने पार्ट्स बजाकर एक दुनिया क्रिएट करने के। अभी क्या है कि वी आर हैविंग वो सारे साउंड्स हैं हमारे पास, वी आर हैविंग चेलोज, वी आर हैविंग वियोलास, वी आर हैविंग ट्रोम्बोन्स, एवरीथिंग, लेकिन उसको किस तरह ढालकर बनाना चाहिए वो ब्रेन्स नहीं है हमारे पास। वी डोंट हैव दोज अरेंजर्स, वी डोंट हैव दोज म्यूजिशियंस, दे हैव लेफ्ट अस। हमारे पहले और उसके पहले वाले जो जनरेशन थी, वो इवनिंग में CD वीडी लगा के, कैसेट लगा के उसका
बैक कवर में क्या लिखा है, कौन आर्टिस्ट है क्या। सो एंड देन आराम से स्पीकर्स में सुनते थे। अभी हमारा साउंड जनरेट ही यहीं पे हो रहा है, यू नो, इट्स लाइक सो बैड। एंड सुनने में आजकल ये कर रहे हैं कि हम इधर डाल के घूम रहे हैं। आई ऑलवेज कॉल इट इन ईयर ऑन द मूव। दूसरी बात, हम दूसरी चीज़ें कर रहे हैं उसमें ही हम सुन रहे हैं। सो म्यूजिक लिसनिंग इज वेरी कैजुअल, आई मीन नो सीरियसनेस, एंड दैट्स वाई म्यूजिक making is also casual. Actually, it doesn't have that kind of depth. And I mean, we don't have any choice now because everybody is a composer. And I see condition आएगी कि every person will create his own music and he'll listen himself. Finally, ऐसे होगा। बीच में मैंने एक आशा ताई का इंटरव्यू देखा था, तो जिसमें उनसे पूछा गया था, हमारे पास आज इतनी टेक्नोलॉजी है, वी कैन रिक्रिएट द साउंड ऑफ आशा भोसले, वी कैन एक्चुअली, हम लोग कंप्लीट नया गाना आशा भोसले के आवाज़ में बनवा सकते हैं एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए। तो उन्होंने बड़ा प्यारा और बहुत ही खूबसूरत जवाब दिया था। उन्होंने कहा था कि बिल्कुल आप बना सकते हो, लेकिन आप मेरे नोट्स ले सकते हो, आप मेरे लहजे को ले सकते हो, लेकिन आप वो फीलिंग कहाँ से लाओगे। जैसे एग्जाम्पल, हाँ ये मरे जाएंगे, सिंपल है, नोट्स लेके वो बना सकते हैं, लेकिन जब ताई ने गाया था हाँ ये मरे जाएंगे, अब ये चीज़ ये आर्टिस्ट की उपज है, ये कलाकार की उपज है, जो उसके रियाज से, उसके एक्सपीरियंस से उसने लाई है, वो आप कहाँ से लाओगे, वो मशीन को नहीं आ सकती। तो वही जो मैं कहता हूँ कि अ मशीन कैन रिक्रिएट व्हाट हैज़ बीन डन, अ ह्यूमन ब्रेन कैन गिव यू व्हाट कैन बी डन। और ये जो फ़र्क है, वो जो व्हाट कैन बी डन वाले जो ब्रेन से वो हमारे हाथ से आज चले गए, और जो व्हाट हैज़ बीन डन उसी से हम लोग मिली जुली सरकार एक बना के साउंड को वैल्यू आ गया है। एवरीथिंग इज़ अबाउट साउंड नाउ। गाने का साउंड कैसा है, साउंड ये यार नया साउंड आ गया, चलो इसको यूज़ करते हैं, लेकिन वो साउंड क्यों यूज़ कर रहे हैं, उसकी क्या अहमियत क्या है, ज़रूरत है क्या, और अगर ज़रूरत है तो किस तरह आप उसको यूज़ कर सकते हो, ये एक चीज़ आती है। आई थिंक एवरीथिंग इज़ अबाउट साउंड एक्सेप्ट लॉजिक, दैट्स व्हाट आई फील। बट अगर आप देखोगे, जैसे अभी पंचमदा थे, तो पंचमदा का दिमाग ये हमेशा उनके इक्विपमेंट से आगे दौड़ने का। इन शॉर्ट व्हाट आई एम सेइंग इज द टेक्नोलॉजी कुड नेवर ओवरटेक द ब्रेन, इट शुडंट। आज के ज़माने में ये हुआ है कि द ब्रेन इज वर्किंग इन द कन्फाइंस ऑफ द टेक्नोलॉजी। मेरे पास ये है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, उसी के अंदर रह के मैं क्या कर सकता हूँ। पंचमदा ये था, मेरे पास ये है, इसके साथ अब मैं आगे और कहाँ जा सकता हूँ, हाउ कैन आई पुश द बाउंड्रीज ऑफ दिस टेक्नोलॉजी, इसको मैं और कहाँ तक स्ट्रेच कर सकता हूँ। ये एक ह्यूमन ब्रेन आपको बोलता है। और ये जब व्हेन द टेक्नोलॉजी टेक्स कंट्रोल ऑफ द ह्यूमन ब्रेन, आपका डेवलपमेंट वहीं पे रुकेगा जहाँ पे आप पहुँचे हो। सीटिंग होती थी पुराने ज़माने में, तो प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, डांस डायरेक्टर, तुम्हारा लिरिक्स लिखने वाला, एक दो म्यूजिशियन के, मतलब ये टेम्पो रहेगा, ये उसका गिटार में ऐसा होगा। अभी तो कुछ भी नहीं है, एक प्रोग्रामर गाना बजाता है, बनाता है, और उसमें सब वही बेस गिटार वही डालेगा, गिटार वो डालेगा, फ्लूट वो डालेगा, स्ट्रिंग्स, वायलिन्स चाहिए तो वायलिन्स वो डालेगा। तो मतलब ही नहीं, एक दो गाने के बाद कंटाला आ जाता है कि ये क्या म्यूज़िक है क्या, वैरायटी कुछ नहीं मिलती है, साउंड उतना ही वही रहते हैं सिंथेसाइजर के। साउंड में वो किनार, वो जो रफनेस है वो नहीं आएगा, क्योंकि व्हेन यू आर क्लोज देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स। और दूसरी बात, रिकॉर्डिंग टेक्नोलॉजी, डिजिटल जब आया पहले आपने पिछले 20 साल 15-20 साल के जो रिकॉर्डिंग हुए, वो दैट डिजिटल टेक्नोलॉजी इज नॉट इवॉल्व सो मच, यू नो, इट्स स्टिल कमिंग अप। पूरा का पूरा इवॉल्व हो गया ना डिजिटल, तो इट विल साउंड स्मूथ। लेकिन डिजिटल में कुछ कंगोरे हैं ऑलरेडी, you know, it is not a like continuous thing. We are splitting it in so many samples, and that's why it is not very smooth in any case. वो गाना था बहारों के सपने, उस जमाने में जब टेक्नोलॉजी कैन नॉट गिव यू अ ट्विन ट्रैक, तब ह्यूमन ब्रेन कुड गिव इट टू यू। कि उन्होंने सोचा कि मैं इसमें किस तरह लता दीदी के दो वॉइस कैसे लाऊं। तो आपको शायद ये सुन के हैरत होगी कि उस ज़माने में नागरा हुआ कर, नागरा वो जो एक छोटा सा एक टेप रिकॉर्डर ही था उस ज़माने का, जो स्पूल प्ले करने का, तो उसमें एक रिकॉर्डिंग हेड और एक इरेजर हेड हुआ करता था। तो पंचमदा ने पहले गाना रिकॉर्ड किया और
क्या होगा कि इरेजर जो स्पूल होता है वो पहले इरेजर हेड से जाकर उसमें से एग्जिस्टिंग डेटा वो इरेज करने का, फिर रिकॉर्डिंग हेड पे जाके वो रिकॉर्ड करने का। पंचम ने सेकंड टाइम जब रिकॉर्ड किया लता दीदी को, तब उन्होंने वो इरेजर हेड तोड़ दिया, ही ब्रोक इट ऑफ, और वो तोड़ दिया। उसके बाद विदाउट डिलीटिंग द इरेजिंग द एग्जिस्टिंग डेटा, उसी के ऊपर ही स्टैम्प द न्यू वॉइस ऑफ लता मंगेशकर। दैट्स हाउ वी अटेंड ट्विन ट्रैक, डबल ट्रैक, जो हम लोग ने कई सालों बाद ट्रैक सिस्टम हमने बनाई थी। बट द ह्यूमन ब्रेन कुड रीच दैट मच बिफोर विथ मच लेसर टेक्नोलॉजी। कई बार होता है कि एक मेरे रिकॉर्डिंग का आपको किस्सा बताता हूँ कि हम लोग कुछ म्यूजिशियंस परफॉर्म कर रहे थे, स्ट्रिंग सेक्शन था, तो उनके लिए वो टेम्पो बहुत फास्ट हो गया था, तो हम लोगों ने वो टेम्पो स्लो करवाया, स्लो पे वो रिकॉर्ड किया, फिर उसे वापस फास्ट करवा दिया। तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी हैज गिवन मी दैट, बट वो स्लो करके फास्ट करने में कहीं पे आई एम कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन द साउंड एंड द आर्टिस्ट दे आर कॉम्प्रोमाइज ऑन देयर क्रिएटिविटी। आर.डी. बर्मन ने ट्रैक सिस्टम अलग अलग होना चाहिए बोल के झगड़ा करके फिल्म सेंटर में उन्होंने 4 ट्रैक का मशीन लगाया। उन्होंने ट्रैक सिस्टम शुरू किया, ट्रैक सिस्टम उन्होंने भी शुरू किया, और स्टीरियोफोनिक रिकॉर्डिंग पर उन्होंने ही शुरू किया। और कितना रिकॉर्डिंग तो उन्होंने खुद बैठ के, रात भर बैठ के मशीन बना के, वो मशीन में कैसा आना चाहिए वैसा करके रात भर बैठ के बना के दिन भर रिकॉर्डिंग किया उन्होंने। इतना मेहनत किया उस टाइम में, म्यूजिक के लिए इतना मेहनत करते थे। अबे आजकल का तो सुना ही होगा आपने, आप पहले का गाना सुनिए और अभी का गाना सुनिए तो मालूम पड़ ही जाएगा ना। तब ऐसा अक्सर होता था कि अभी हम लोग कभी रिकॉर्डिंग में बजा रहे हैं, तो गाने में पहला फर्स्ट इंट्रो है, सेकंड इंट्रो टेम्पो में है, फिर बाद में क्रॉस का फिलर है, म्यूज़िक 1 है, म्यूज़िक 2 अलग है, 3 अलग है, 4 अलग है, कोड़ा अलग है। तो कभी कभी हम लोग अभी रिकॉर्डिंग ऑन हो गई और अरेंजर कभी बोलता है, अरे विजय जी काम कीजिए, अंतरा में 8 बार के बाद में ये 4 कॉर्ड है, इसमें ज़रा एक फिलर बजा दीजिए। वो बजाने को दिया, मतलब देखने को भी टाइम नहीं अभी, हाँ चलो 1 2 3 4 दिया, अभी गाना चालू हो गया। गाने में हम लोग बजा रहे, और मेरे को जो बोला गया है कि अंतरे में 4 बार के बाद में एक 4 कॉर्ड है, उसमें आपको फिलर बजाना है, उसके लिए मैं सोचा ही नहीं। और वो सोचते कभी हम लोग म्यूज़िक 1 होने के बाद में, जैसे इंट्रो हो गया, क्रॉस हो गई, साइन हो गया, फिर म्यूज़िक 1 बजाने के बाद में मैं सोचूंगा कि अंतरा चालू होते हैं 8 ही बार है, उसमें मेरे को सोचना है वो 8 बार में कि क्या बजाना है। अगर उसमें कुछ आपने गलती किया तो गो टू ज़ीरो। और आज का ज़माना भी ऐसा है कि आज आपको पहले ट्रैक भेजा जाता है मोबाइल पे, आप होमवर्क करके आ जाइए, कल उधर बैठ के बजा दीजिए। तो इतना फ़र्क हो गया है, ये बात है। एक टाइम आया था सैम्पलर्स का, साउंड सैम्पल करके उसे यूज़ करना, उसकी सीडीज़ काफ़ी मार्केट में आई थी। ये बात कर रहा हूँ अराउंड आई थिंक अर्ली 21st सेंचुरी की बात कर रहा हूँ। तो उस ज़माने मुझे याद है कई सारे हमारे म्यूजिशियन भाई थे जिनको ये लोग काफ़ी सारे पैसे देकर, ये जो कंपनीज थी बड़ी बड़ी, ये उनको पैसे देकर उनसे वो सैम्पल्स रिकॉर्ड किया करते थे, एंड दे यूज्ड टू गेट गुड मनी फॉर इट। बट व्हाट दे नेवर रियलाइज कि जो सैंपल रिकॉर्ड करके कंपनीज को दे रहे हैं वो उन्हीं के भाइयों के खिलाफ और उनके खुद के खिलाफ यूज़ होने वाले हैं। और यही सैंपल्स बड़े बन के मार्केटिंग के थ्रू दुनिया में घर घर में ड्राइंग हॉल से पहुंच गए म्यूजिशियंस के पास कंप्यूटर्स के अंदर, और वही सैंपल्स यूज़ कर करके लोगों ने गाने बनाने शुरू कर दिए। अभी सॉन्ग जो है, मैं कहता हूँ मैन्युफैक्चरिंग हो गया, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द सॉन्ग। यू गॉट सो मेनी थिंग्स। म्यूजिशियंस जो है वो धीरे धीरे निकलते गए। एवरीथिंग इज सैम्पल साउंड, तो सैम्पल में पूरा का पूरा आप बना सकते हो। और सैम्पल्स ऑब्वियसली दे आर नॉट रियली रिकॉर्डेड वेरी वेल, क्योंकि आखिर में वो भी एक छोटे स्टूडियो में करके रिकॉर्ड करके सैम्पल किए हुए, तबले का सैम्पल है, उसका सैम्पल है, फ्लूट का सैम्पल है, जो भी है। दे आर वेरी रेयरली वी हैव गॉट गुड सैम्पल्स, बट दे आर कॉस्टली। और इंडियन लोगों को तो सब फ्री चाहिए एक्चुअली, तो उसमें तो उनको मिलने वाला नहीं ज़्यादा। सो एंड सो मेनी ऑफ देम आर हैविंग सेम सैम्पल्स। तो क्या हुआ कि सैंपल लिया और उसको चिपकाते गए, उसका एक रिदम बनाया। ऐसे रिदम वाले जो लोग आते हैं अभी बजाने के लिए, दे जस्ट प्ले फ्यू बार्स एंड से, अभी तुम काट के लगा दोगे ना, काट के लगा दोगे कि तुम बजाओ ना गाना पूरा, तुम पूरा गाना बजाने वाला कोई है नहीं।
लाइव शोज में लोग पूरा गाना बजाते हैं, पूरा गाना सुनने वाले लोग हैं, इसलिए ये जो लाइव है विथ 25 म्यूजिशियंस वगैरह करके ऐसे अभी ऐड आने लगे। क्यों? क्योंकि हमें जो साथ में बजाने की और साथ में गाने की जो एक फील मिलती है वो हमें वो मैन्युफैक्चरिंग में नहीं मिलती है एक्चुअली, मैन्युफैक्चर्ड सॉन्ग। सो वो भी आर्टिस्ट लोग भी सोचते हैं कि अरे मैं तो बाद में थोड़ा डब कर लूँगा, इतना वर्ड ले लो, इतना ये करो, और इतना सब होने के बाद भी बराबर नहीं है तो ऑटो ट्यून करो। सो ऑटो ट्यून या मेलोडाइन करके जो है वो आपका आप सुर में ला सकते हैं। तो वो भी है। रिदम वाले क्यों इतना कर सकते हैं कि तुम इतना से ले लो बाद में चिपका के रिदम गाना बनाओ? बिकॉज वी आर रिकॉर्डिंग ऑन अ स्ट्रिक्ट क्लिक टेम्पो, which is they put it on grid, ठीक है, and it is so strict and it is made so strict because you are watching it. अरे तू you are not played on that timer, तो मैं अभी करता हूँ, and they काट के ऐसे कर देख के करते। Actually if you see, if it sounds okay, it can be little here and there, but nobody thinks of that. It's very strict tempo, और उसकी वजह से क्या हुआ, पूरा गाने में का लय चला गया। लय जो है इसमें, जो हम टेम्पो नहीं बोलते हैं, लय बोलते हैं, लय में थोड़ी सी हिलावट है, इट्स नॉट वेरी स्ट्रिक्ट, और उसी का मज़ा है। ये हमने पूरा मज़ा ही निकाल दिया ये ग्रिड में लगा के और उसको बना के, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो गया। हर आदमी, मतलब आपका समझो 50 आदमी काम कर रहे हैं म्यूजिशियन आपके साथ, तो उन लोगों को सबको, मतलब छोटा से छोटा एक टिंग बज रहा है, मंजीरी बज रही है समझिए, तो न न डा डा चिंग डा 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 चिंग डा डा टंग, ये सब एंड तक, मतलब गाना आपका तिहाई नहीं होते, धंग चंग, यहाँ तक बजाना पड़ता था। अभी क्या कॉपी करते हैं, 4 बार बजा रहे, ढिंग डांग डिक डांग डिक टांग डिकटा ढिंडा डिंडा डिट्टा डिट्टा, ये 4 बार हो गया, उसको 16 बार करते, 32 बार करते गाने। तो आपका मेहनत जो है या जो बजना है वो सब ख़त्म हो गया। मतलब तो यहाँ लगता नहीं, पहले गाने यहाँ लगते थे, लता भाई एक आध लग जा गले अगर गाना गाती है तो यहाँ पहले गाना यहाँ लगता है, उनकी आवाज़ यहाँ लगती है तो वाह वाह निकल देती। अभी 1-2 दिन अच्छा लगता है, कोई नया गाना आता है तो। पुराने ज़माने में जिस तरह गाने बनने के, खासकर उस ज़माने में भी ट्यून पे वर्ड्स लिखने के, लेकिन जब गाने की जो रूह होती थी वो वर्ड्स होती थी, लिरिक्स होते थे। तो गाने का जन्म ये लिरिक्स से होने का, फिर वो जो वर्ड्स लिखे गए लिरिक्स, उसको देखकर कंपोजर कंपोज करने का, ट्यून बनाने का वो वर्ड्स को। नाउ हियर नो वेल टेक्नोलॉजी इज, यहाँ पे सिर्फ ह्यूमन ब्रेन, ह्यूमन एक्सपीरियंस, ह्यूमन इंटेलिजेंस है, और उसके ऊपर द सॉन्ग यूज टू प्रोग्रेस। और ये सब होने के बाद अब मैं ये लिखा गया है, ये कंपोज हो गया, फिर अरेंजर आने की। आज के ज़माने में अरेंजर्स भी नहीं रहे, जो म्यूजिक प्रोड्यूसर होते वही अरेंजर होते। अरेंजर्स आने का, फिर वो सब पार्ट्स लिखे जाने के, फिर रिहर्सल्स होने की, और फिर टेक्नोलॉजी आने की। ओके, आपने अभी ये सब किया, अभी टेक्नोलॉजी हमें कहाँ पे हेल्प कर सकती है। दिस वॉज द वर्किंग। अभी क्या हो रहा है आजकल, मोस्ट ऑफ द सॉन्ग्स पहले अरेंजमेंट होता है, यानी पहले उसका एक कॉर्ड का स्ट्रक्चर बनेगा, ये लूप है, अभी इसमें एक ये चलता रहेगा। अभी ट्यून ला 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 ला, ये मेरी ट्यून हो गई अभी आपके सामने। अब मैं बोलूँगा लिरिक्स को, यार ये ट्यून ले लो, अब इस पर लिखो, पूरा मामला उल्टा हो गया। अभी क्या आखिरी बार हमने अच्छा एक सैड सॉन्ग कब सुना था? कितने कम सैड सॉन्ग्स बनते हैं आजकल। जो मतलब आज मेरे सैया जी से आज मेरा ब्रेकअप हो गया, ये सैड सॉन्ग बन रहे हैं कि उसको भी डिस्को का कलर कहाँ से आप दे सकते हो, कैसे वो बजेगा। एवरीवेयर दिस क्रिएटिविटी हैज़ गॉन डाउन। आज अगर पंचमदा होते तो पता नहीं वो क्या कर दिया होता, बिकॉज दैट ब्रेन वॉज वर्किंग। वो ब्रेन को अगर आप स्टडी करोगे, पंचमदा हो, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी हो या शंकर जयकिशन हो, इन लोगों ने जो टेक्नोलॉजी थी उसके ज़रिए हम कहाँ तक पहुँच सकते हैं, उसके अंदर हम कहाँ तक पहुँच सकते हैं ये नहीं सोचा था, उसके ज़रिए हम कहाँ तक पहुँच सकते हैं। एंड दिस आई थिंक ये थॉट कहीं पे आज लैकिंग हो गया है इन ऑल दिस वर्ल्ड ऑफ गिज़मोज एंड प्लगइन्स एंड कंप्यूटर इफेक्ट्स एंड एवरीथिंग। आई थिंक दैट्स अनदर बिग लॉस दैट वी हैव हैड। बट
ये लॉस रिवर्सिबल है. वी कैन अगेन स्टार्ट थिंकिंग लाइक दैट कि इससे हम क्या कर सकते हैं. इट्स क्वाइट पॉसिबल. ह्यूमन ब्रेन्स इट्स मच बिगर देन कंप्यूटर्स. उस टाइम में सब पे एक ही साथ थे. जैसे मैं तो आर डी बर्मन के साथ काम किया था ना, आर डी बर्मन, एस टी बर्मन के साथ. तो ये म्यूजिक डायरेक्टर में ईगो बोल के कुछ नहीं था. सब साथ में थे, सब साथ में खाते थे, साथ में पिक्चर देखने जाते थे, साथ में कंपोजिशन होता था उधर. तब आजकल का क्या है, म्यूजिक डायरेक्टर बोला तो दूसरे से बात भी नहीं करने का, ऐसा बहुत है. ना फीलिंग है, ना कुछ है, ना कुछ है. तो ठीक है, जब चल रहा है, दुनिया चल रही है, हम भी उनके साथ चल रहे हैं. और कंपटीशन होता है कि तुमने 6 ढोल बजाए आज, तो दूसरा बोलेगा मैं 8 बजाता हूँ. अरे कंपोजिशन की बात करो ना, मेलोडी की बात करो. ये तो बाजू में रह गया. कंपटीशन काय का हो रहा है, मैं कितना बड़ा ऑर्केस्ट्रा यूज़ कर रहा हूँ. तो रिदमिक ज़्यादा मतलब लोग काम करने लगे हैं. तो मुझे पूछो तो मुझे बिल्कुल ये जो चल रहा है वो पसंद नहीं है.